बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अगर आप अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, प्रायोरिटीज़ सेट कर लें, किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत, कुछ चीज़ें ना वो ज़्यादा अहमियत की काबिल होती हैं हमारी लाइफ में भी, और ना सिर्फ हमारी लाइफ में बल्कि बहुत सारे सेगमेंट्स में अगर हम उनको अहमियत दें तो उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अच्छा जी, सेकेंडली वक्त की पाबंदी करना शुरू कर देंगे तो आप कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ें और ख़ुद मेहनत करते चले जाएं। जी, हम खबरों से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। एंड यस, आपकी बोर्ड वाला सेगमेंट भी हमने 11 बजे शामिल करने, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तकरीबन कोई 2 महीने का टाइम था इससे पहले, हाँ तकरीबन 2 महीने हो गए, क्योंकि हम लोग अभी बैठ के डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरी प्रोड्यूसर मॉल टाउन कचहरी के पास से गुजरे, वहाँ पर रास्ता बन रहा था। 2 महीने हो गए हैं स्टिल। जब आप तकरीबन जाएं कोई 1-1:30 बजे से ऑनवर्ड 5 बजे तक ट्रैफिक जैम ही होती है। सो अब कहा गया कि 15 रोज़ है, 15 रोज़ का टाइम है, सर्वे किया जाएगा। टास्क दे दिया गया है कि तमाम सड़कों का लेवल बराबर कर लिया जाएगा। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका आपने जिक्र किया प्रोड्यूसर के साथ, वो और चीज़ है। अच्छा, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। अच्छा, वो सीवरेज लाइन बिछा रहे हैं, शामिल, हम तो खुश हो गए थे। नहीं, ये सड़क का लेवल करना या उसके मकासद या उसका पर्पस, उसका और चीज़ है। ठीक है, जो आपने जिक्र किया है वो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, उसके तहत सड़कों को एक जैसा नहीं किया जा रहा। नहीं, उसके तहत वो और प्रोजेक्ट है ना। अच्छा। आप इसको समझने की कोशिश करें। इस लेवल करने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर ठेकेदारों को सड़क के ऊपर सड़क बनती है, पहले सड़क बनी हुई है, उसकी बजरी खत्म हुई, वो बिल्कुल इस तरह सीधी होगी, उसके ऊपर आपने डाला और बजरी बना के दोबारा, और कुछ दिन बाद बारिश हुई या कुछ हुआ तो वो दोबारा आपकी सिरक जाती है और साइड पे होके सड़क की वहीं की हालत वो हो जाती है। यानी हम खुश अब ना क्या है, नहीं इसमें खुश ना खुश नहीं, वाली वो तो जो बात हमें नहीं मसाइल हैं, आप समझने की तो कोशिश करें। मैं समझ गई हूँ, मैं आपकी बात समझ गई, बिल्कुल समझ। एक पहले मैं सीवरेज पे बात करूं या सड़क की? नहीं, मैं मुझे सिर्फ ये क्लियर आपने कर दिया ना कि ये वो वाला काम नहीं जिससे हम परेशान। हाँ, परेशान। अच्छा, हाँ, अब इसी पे आ जाते हैं कि सड़क का लेवल होना चाहिए। कल आपने मीटिंग की है, उसकी खबर जारी की है, लेकिन नूरुल अमीन मैंगल साहब मेरे ख्याल में फिरोजपुर रोड पर निकले, मुस्लिम टाउन से लेकर काना तक जरा जाएं कि जहाँ पे SNGPL की पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके साथ एक अलग सड़क, वो भी आपने देखी होगी, वो एक नई बनी पड़ी है, मुरम्मत हुई पड़ी है। अच्छा, आपने आपकी नजर से नहीं गुजरी, आपने टूटी हुई देखी, आपने बनी हुई नहीं देखी, वो उसका और आपके फिरोजपुर रोड का बैलेंस नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आज आप एक प्रोजेक्ट जिसको आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सर्वे करवाने जा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले जहां खुदाई हुई, पाइपलाइन बिछ गए, लेकिन उसका जो मुरम्मत का काम है, जिसका डिमांड नोटिस आपको SNGPL ने पे किया होगा, जिसकी खुदाई के लिए, मुरम्मत के लिए आपको पैसे दिए होंगे SNGPL ने, आपने अपनी पहली मीटिंग में उस पर अमल दरामद नहीं किया। ठीक है, लेवल से या इन सारी चीज़ों से आपके ट्रैफिक के मसाइल भी होंगे, आपकी गाड़ियों की जो मुरम्मती काम के इश्यूज़ होते हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मकसद सिर्फ एक होता है। शहरी इलाकों में ये बहुत कम होता है, लेकिन देही इलाकों में आप देखें जिस तरह ठेकेदार सड़क बनाते हैं वो 2-3 महीने भी नहीं चलती। बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही है कि अगर एक सड़क ख़राब हुई है तो उसका एक लेवल मुख्तस होगा, उसकी ज्योमेट्री मौजूद होगी, जब भी उसको मुरम्मत का काम किया जाएगा तो उसको वो ज्योमेट्री दी जाएगी कि इस बैलेंस पे रख कर उसकी आपने खुदाई करनी है, या उससे ऊपर जो पहले मटेरियल लगा है उसको उतारना है, और उसके बाद नई सड़क, नई चीज़ें डालकर उसको मुरम्मत किया जाना है। बुनियादी तौर पर इस कार्रवाई का या इस ऑपरेशन का या इस सर्वे का मकसद यही है कि सड़क की मुरम्मत का काम बेहतर होना। आपको बार बार हमारे यहाँ रिवायत है ना, वो सड़क के ऊपर सड़क बना देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बेसिकली ये वो स्टोरी है। आपको बाद मकामात पर यह भी नजर आता होगा कि कहीं पे सड़क बैठ गई है तो आपने एक रात में उसको उखाड़ा होगा, अगली सुबह बना उतना ही हिस्सा बना होगा, उतना हिस्सा, वो ऊपर हो नीचे हो, उसका बैलेंस का कोई इशू नहीं है, वो गाड़ियां गुजर रही हैं रोड पे ये हुआ। ये तमाम चीजें उसको मद्देनजर रखते हुए बेसिकली ये सर्वे करवाया जा रहा है।
उसका लेवल, उसकी सतह को एक सतह पे रखकर जब उसका एक पैरामीटर मुकर्रर कर दिया जाएगा तो फिर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, जो भी उस पे एजेंसी या कोई भी इदारा उस पे काम करेगा, उसको पता होगा कि ये लेवल है, इस सतह पे रख कर मैंने ठेका लेना है, इस पे टेंडर मैंने लेना है, इतने पैसे मुझे मिलेंगे तो मुझे बनाना है इस पे, उसका चेक एंड बैलेंस हो जाए। इन तमाम चीज़ों का कोई ख्याल भी रख ले। इमरान यूनुस, देखिए जी, नूरुल अमीन मैंगल साहब के हवाले से बात करें तो नो डाउट इनका शुमार उन ब्यूरोक्रेट्स में होता है। जब भी जो लोग काम शुरू करते हैं उसको तकमील तक भी पहुंचाते हैं, जो प्रोजेक्ट ये इंट्रोड्यूस करते हैं फिर उसको मुकम्मल भी करवाते हैं। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, होना भी इसी तरह चाहिए। नॉर्मली देखा जाए तो पूरी दुनिया में होता है इसी तरह के सड़कों का लेवल जो है वो एक जैसा होता है, और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो सड़क से नीचे होती हैं ताकि जो बारिशी पानी है वो ज़ाया ना हो और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो नीचे ना जाए बल्कि अप हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप लाहौर में इस तरक्याती काम के हवाले से नो डाउट अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन चूँकि हम सारा दिन सड़कों पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, इदारों से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं, पूरे शहर की सड़कों का हाल जो है वो हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल कौन करेगा? ये प्रोजेक्ट वही इदारे मुकम्मल करेंगे या वही ठेकेदार मुकम्मल करेंगे जिन्होंने कुछ अरसा कबल पूरे लाहौर में सेवरेज का निज़ाम नया डाला, ठीक है, उसके बाद उन्होंने रोड्स बनाई, उन्हीं इदारों ने बनाई, उन्हीं ठेकेदारों ने बनाई, वो रोड्स टूटी भी, सड़कें बैठी भी, सेवरेज जो है वो बैठ गए, जगह जगह ये अभी बारिश हुई, जगह जगह आपको शगाफ नज़र आए, आपकी सड़कें जो हैं वो बैठ गई। बहुत अच्छी बात है, हर सड़क का लेवल, मतलब एक रोड है उसका लेवल एक ही होना चाहिए, कहीं ये नहीं होना चाहिए कहीं ऊंची है नीची है। बिल्कुल शाहिद सिपरा साहब ने ठीक कहा है कि आप फिरोजपुर रोड पे ड्राइव करें ना तो यकीन जाने आप स्मूथली जा रहे हैं, एकदम से आपकी गाड़ी ऐसे जंप खाती है और आप मुड़ के पीछे देखते हैं कि पीछे था क्या। मतलब मेन रोड है, मेन शाहराह है और उस पर सूरत हाल जो है वो ऐसी है। चलें, मेहरबानी बाइकर्स के लिए तो ये समटाइम बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे, सेक्रेटरी हाउसिंग को जो है वो इस चीज़ का ख्याल आया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखने वाली है कि जो मेन रोड्स हैं उनके साथ बिल्कुल शायद सिपरा ने सही बात की है कि फिरोजपुर रोड पे मैंने भी वो रोड देखी है। अच्छा, फिरोजपुर रोड पे जो लिंक रोड्स हैं कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिरोजपुर रोड पे जब भी बारिश हो आप देखिएगा फिरोजपुर रोड पे लेवल एक ना होने की वजह से जगह जगह पे आपको पानी खड़ा नजर आता है, उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है हम कहते हैं, लेकिन इसके दूररस नताइज जो है वो भी सामने आने चाहिए। अभी 15 रोज में सर्वे किया जाएगा, फिर देखें जी इस पर किस तरह से काम होता है। गुलशन रावी समनाबाद अंडरपास सड़क पर बड़ा शगाफ पड़ गया। अच्छा जी, ये तो रिसेंटली बनी थी। बिल्कुल इसी तरह है। मैं आपको ये बताता हूँ कि पायलट स्कूल रोड मैंने सैटरडे को वहाँ से गुजरा, चूँकि हमने जब एज लाइव करना होता है तो हम भाग रहे होते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमने एज लाइव देना है और उसके लिए तैयारी करनी है। आप यकीन जाने पायलट स्कूल रोड नया बना है, 3.5 साल मुझे इसलिए पता है कि वो मेरा रिहायशी एरिया है। 3.5 साल तक वो रोड खुदा रहा और काम उसका रुका रहा। ये गवर्नमेंट आई, चले इन्होंने उसके बाद वहाँ पर काम किया, नई रोड बनी। आप यकीन जाने वो ऐसी रोड बनी लाइक आपको लग रहा था कि ये मोटरवे को छोड़ें जैसे एयरपोर्ट का रनवे है, इस किस्म की इतनी खूबसूरत शाहराह बनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं वहां से गुजरा तो एक बड़ा शगाफ नहीं था, वो पूरी सड़क ही बैठ गई और मैंने रुक के उसकी बाकायदा मेरे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, मैंने उस रोड को देखा, उस पे लेयर थी उसकी जो एस्फाल्ट डालते हैं बारीक सी लेयर थी और उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी थी और नीचे बहुत ज्यादा खाली एरिया था और उसके नीचे कोई सेवरेज पाइप भी नहीं था कि ये कह सकता है बंदा कि जी चले सेवरेज पाइप से ही बैठ गई। वहां पर जो एलडीए के बंदे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या, उन्हें नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने कहा सर ये कैसे बैठ गई? वो बेचारा कहीं थका हारा अका हुआ था, उसने मुझे क्या कहा, कहता सर जब आप मुनासिब टाइम नहीं देंगे रोड को, जब मुनासिब वक्त नहीं देंगे और जल्दी से आपने काम जो है इसको खत्म करना होगा। देखें हर रोड को बनाने में ना कम से कम जो एस्फाल्ट डालते हैं ना, जो बजरी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, उसको कम से कम 1 महीना जो है छोड़ते हैं ताकि उस पे रोड जो है वो लेवल हो जाए, उसके ऊपर वजन पड़े, बारिश का पानी हो या वो वैसे भी पानी डालते हैं ताकि रोड जो है प्रॉपर बैठ जाए। ये क्या करते हैं, फौरी वो बजरी डाली, हफ्ते बाद क्या 2 दिन में उसके बाद उसको प्लेन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं। ये तो भाई सीधा सीधा जान का खतरा है। गुजरने वाला क्या, जिस आप उस ठेकेदार को पकड़े ना, आप उस ठेकेदार को पकड़े कि उसने किया क्या है,
सारे फंड जो है वो जाया गए तो ना। अब मामूल बनता जा रहा है शायद से, और कोई पूछने वाला नहीं है। 4-5 दिन बाद आपको शगाफ पड़ने की खबर जो है वो नजर आ रही होती है अखबार में। ये तो सीधा सीधा जिंदगियों का रिस्क है ना। देखें, हमारे यहाँ एहतसाब जब शुरू हो जाएगा, ये इदारे और ये ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर काम जरूरत ही इसी अमर की है। बेसिकली अलमिया ये है कि जिस ठेकेदार ने काम करना है ना, उसने आखिरी चेक लेने तक कहीं ना कहीं उसका हिस्सा देना है और उसके बाद उसकी पेमेंट होनी है। और ये कल्चर जब तक इदारों से ख़त्म नहीं होगा, आप एहतसाब का रास्ता नहीं अपना सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी बारिश हुई है, कोई ना कोई अहम शाहरा, आप अब वो ही ना, वो मसरूफ तरीन, ये नहीं है कि आपका रूटीन में कोई गली कोई मोहल्ला है उसकी सतह पे नहीं है, आपकी अहम शाहरा जो है वहाँ शगाफ पड़ा है और खुदा न खास्ता वो नुकसान का बाइस बन सकता है, जानी नुकसान का बाइस भी बन सकता है। बाइक्स गुजर रही हैं, गाड़ियाँ अचानक से सड़क बैठ गई है। हाँ, तो गुलशन रावी गुंजान आबाद इलाका है अभी, और उसमें देखें वो कह रहे हैं कि सीवरेज लाइन की वजह से बैठ गई। चले मान लिया कि सीवरेज लाइन थी उसकी वजह से बैठ गई, भाई सीवरेज पहले बिछा या बाद में बिछा? क्वेश्चन ये है कि आया कि वो सड़क स्टैंडर्ड की थी, हाँ। अगर पहले बिछा था तो फिर भी उसने स्टैंडर्ड का बना था, पास किन्होंने किया? हाँ जी, अगर उसको स्टैंडर्ड की बनी नहीं बनी, अगर बाद में सीवरेज डला। देखें, हम लोग ये कह देते हैं कि इस इदारे ने या इस कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी खुदाई कर दी, बनी हुई सड़क उखाड़ दी। जिस इदारे ने वहां काम करना होता है, वो जिस इदारे की बनी सड़क होती है उसको वो पैसे देता है, उसका वो डिमांड नोटिस बनता है, जो बाकायदा उसकी पेमेंट की जाती है कि आप ये सड़क उखाड़ रहे हैं, हमने ये बनाई हुई थी, अब इसकी दोबारा जब मुरम्मत होगी उसके पैसे वो इदारा देगा जो उसकी खुदाई करना चाह रहा है, ये यहाँ पे काम करना चाह रहा है। मुझे बताएं कि सीवरेज लाइन अगर बिछी थी, उसके बावजूद रोड बैठ गया है, तो आप पहले अगर लाइन बिछ के उसके ऊपर रोड बना तो पकड़े कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने उसको मजबूत तरीके से क्यों नहीं बनाया, एसओपीज के मुताबिक क्यों नहीं बनाया? हाँ, अगर सीवरेज लाइन बाद में बिछी है, उसके बाद सड़क पहले बन चुकी, बिछ के भी सड़क बनी है, वो पूछे उनसे। ये सारी चीज हमारे यहाँ बेसिकली ना एहतसाब है, ना इंक्वायरी है। एक जगह से आपको पता चला शगाफ पड़ा है, आपने बिल्कुल खामोशी है ना, प्लानिंग का आपको बता देना ना। शाही सिपरा जो है ना, ये चूंकि मैंने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी की है, मैंने एलडीए भी की है, मैंने टीपा भी की है, मैंने वासा भी की है। आप यकीन जाने हमारी बदहाली की वजह पता है क्या है? ये जो अंडर द टेबल मनी लिया जाता है, ये जो हिस्से लिए जाते हैं, ये जो कट्स लिए जाते हैं, वो है। और आप यकीन जाने ये बात हकीकत है कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, एहतसाब नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। माजरत के साथ हमारे MPs MNAs वो अपना कट्स लेते हैं, उसके बाद हमारे इदारे जो हैं वो अपना कट्स लेते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपना हिस्सा लेते हैं, फिर यही होगा ना। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर क्या करना है? जो 5 करोड़ की रोड है उसमें से जब उसने 1 करोड़ दे दिया, उसने कहा भाई जब इनको मैंने पैसे दे दिए तो फिर मुझे किसने पूछना है? तो उसने फिर 4 करोड़ नहीं लगाना, फिर वो 1.5 करोड़ ही उस रोड पे लगाएगा, बाकी वो सारा खा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक फुटेज और हमारे साथ शेयर की है जी, हमारे कैमरामैन है गुलजार भाई, उन्होंने जो उनके रिहायशी इलाके के करीब घर के ऊपर दरख्त गिर रहा है और उसको कोई वहां से हिलाने वाला नहीं है। वाकयात कोई भी जो है ना वो नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो, और गाड़ियों के ऊपर गिरा। हाँ, अगर कोई ऑडियो इसके साथ कीजिए, अगर वो भी है तो मुझे सुना दे जी, सुना दे जरा। अच्छा जी, ऑडियो जो है अभी अब हम सुना देते हैं, बट आप ये देखिए गाड़ियों के ऊपर ये दरख्त गिरा है और रास्ता है बिल्कुल। इस इलाके में है ये, इकबाल टाउन साइड पे है? नहीं, इलाका मेरे ख्याल से जी, इलाका बता दे जरा मुझे कौन सा है। एक ये वाला भी है, एक ये वीडियो भी है, ये भी देख ले। अच्छा, ये बिल्कुल दरख्त जो है वो नीचे जड़ से टेढ़ा हुआ है। अच्छा, और साथ ही बाइक्स। इस हवाले से मैं भी आपको बता, ये इलाका मुझे बता दे प्लीज जी। आपके गली मोहल्ले में जो दरख्त पुराने हैं, नीचे से देखें बिल्कुल जी, यही मैं बात करने लगा हूँ। आपके गली मोहल्ले में जो दरख्त पुराने हैं, अगर आप PHA को कॉल करेंगे ना कि आके काट जाएं, वो काटेंगे नहीं। अगर आप खुद काटेंगे तो आप पर केस बनता है। यही सूरत हाल जो है वो शायद सिपरा भी अक्सर यही बात बता रहे होते हैं ना कि भाई जो दरख्त, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, मोटर बाइक, जब तूफान आता है, आंधी आती है, आपके दरख्त जो है वो तारों पे गिरते हैं। उसके साथ साथ जब आपके दरख्त बढ़ते हैं, वो तारों को जब टच करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके ट्रांसफार्मर भी जलते हैं, आपकी लाइटें जो है, लाइट जो है वो भी खराब होती है। ठीक है, और ये इदारे जो हैं यकीन जाने ये उनका काम है कि जो दरख्त बोसीदा हैं उनको काट दिया जाए, लेकिन ये तब तक उन दरख्तों को नहीं काटते जब तक वो गिरते नहीं, किसी का जानी और माली नुकसान नहीं होता, उनकी कटाई जो है वो नहीं की जाती।
बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों का काम है मुतलका इदारों को थोड़ा सा होश आ जाए ताकि लोगों का ये मसला हल हो सके। जी ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो अब जिक्र कर लेते हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके तहत आपको नज़र आ रहे हैं शहर में मुख्तलिफ सड़कें बनाई भी गई हैं, उखाड़ी भी गई हैं और अभी भी उखड़ी पड़ी हैं। सो सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उन्होंने कहा है जी प्रोग्राम जो है फ़ेज़ 1 जो है वो नवंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है और जल्द मुकम्मल करें, ये उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। 14 डिस्पोजल स्टेशन, 79 ट्यूबवेल, 34 फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम जारी है। गलियां डस्ट फ्री तर्ज पर तामीर की जा रही हैं, ये कहते हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे 3 दफ़ा डस्टिंग करानी पड़ती है और एक्चुअली ये बात है ऑनेस्टली सीरियसली। तो आपने सोचा सिर्फ नहीं तो ये हर किसी का यही है भाई, हर किसी का यही है, हर घरेलू खातून का ये मसला है। चलें जी, डस्ट फ्री अगर स्ट्रीट्स बन जाएं तो बड़ी बात है। मेरे ख्याल में पहले तो उसकी स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवा दें, वो सबसे अहम इशू है। उसके बाद डस्ट फ्री भी हो जाएंगी। हम डस्ट फ्री जो है उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लाइट्स बड़ी ज़रूरी हैं जो आपके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती, हालांकि लेस्को जो है वो कभी इस बात पे एतराज़ नहीं करता कि अगर स्ट्रीट लाइट, अगर कोई लोग अपने घर के बाहर बिजली लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट सप्लाई कर लें, सप्लाई ले लें। लेस्को कभी इस चीज को नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट सप्लाई देखें थेफ्ट में आता है। कोई लगा ले, उसको वैसे कोई इग्नोर कर दे कि उसने अब गली को रोशन करने के लिए लगा रखी है, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन लॉ के मुताबिक वो थेफ्ट है। डायरेक्ट सप्लाई किसी सूरत में ना इदारे तो इदारा चल सकती है, ना आप कंज्यूमर टू आप डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। अब देखें, मैं आपको स्ट्रीट लाइट्स की बात हुई, चलो इस पर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। लेस्को की एक डिवीजन है, उसका नाम स्ट्रीट लाइट है। अच्छा। वहाँ एक्सियन स्ट्रीट लाइट बैठता है। अच्छा। उसके नीचे एसडीओज हैं स्ट्रीट लाइट। तो रिस्पांसिबिलिटी मैं आपको रिस्पांसिबिलिटी उनकी क्या है, उनको सप्लाई देना है, उसको लगाना, उसकी मुरम्मत करना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम। अगर उनको सप्लाई नहीं, अच्छा, फिर उसकी बाकायदा बिलिंग होती है। अच्छा, ये नहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसका बिल पे करती है। ये जो आपको स्ट्रीट लाइट्स रोशन नजर आती है, गवर्नमेंट को क्या बिल आना है? कहीं लाइट लगी होगी तो उनको बिल आएगा। यस, एग्जैक्टली यही बात। और वो एक्सियन बैठता भी आपके टाउन हॉल में, वो तो वेला होगा फिर। वो लोग जो मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए पोस्टिंग देते भी वहाँ इसलिए है, काम ना करना पड़े। अब हम आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे जो नवंबर में अब डेडलाइन दी गई, जिसका आप जिक्र अपने इंट्रो में प्रोड्यूसर कर रही थी कि खुदाई हुई है और ट्रैफिक जाम होता है। मैं समझता हूँ, मेरा भी वही रास्ता है। 1 महीना हो गया, आप भी अपनी जिद पर अड़े, मेरा वही रास्ता है। लेकिन मैं जिद पे नहीं हूँ, मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं नवंबर देख रहा हूँ कि नवंबर में क्या होगा। देखें आप, नवंबर में देखें ना क्या होगा। नवंबर दिसंबर में अगर हयाती रही तो इंशाल्लाह यहाँ मुलाकात होगी। अगला मानसून भी अगर हम देख सके तो मैं दुआ करूंगी। मैं तो हर मानसून पे बात करता हूँ। नवंबर की डेडलाइन दे दी। जो हम लोग बात करते थे कि इनको इस वक्त शुरू नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर शुरू कर लिया है, बजट उनके पास आ गया है, तो नवंबर का डेडलाइन का क्या मतलब है कि ये फेज 1 नवंबर में मुकम्मल हो और फेज 2 अगले मानसून से पहले मुकम्मल हो। नवंबर से अगर आगे इनको लेकर जाएंगे, इसका क्या मतलब है कि फेज 2 आपका मुकम्मल होने वाला नहीं है, जिसमें आपकी स्ट्रीट भी होनी है डस्ट फ्री, वो फेज 2 में आएगी। उसके बाद डिस्पोजल देखें वो बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये सीवरेज का निज़ाम या गलियां सड़कें जो आपके ज़ेरे आब आती हैं और दरिया का मंजल पेश करती हैं, आपका डिस्पोजल अगर प्रॉपर वर्किंग में हो तो ये बेहतर होता। आपका तो घर से थोड़ा आगे है भी सही जी, लेकिन उसकी कैपेसिटी अब कब का बना हुआ है। अब मुझे बताया ना, लाहौर को आपने जो उसका हदूद अरबा है पहले क्या था और अब आपने कहां तक इसको फैला दिया है। उस हिसाब से अगर इस तरह की चीजें मजीद नहीं बनेंगी तो आपकी मुश्किलात तो बढ़ेंगी। इसी तरह दूसरा क्या जिक्र हुआ, फिल्ट्रेशन प्लांट वक्त की अहम जरूरत है। आपका शहर का क्या, आपके मेरे ख्याल में पूरे सूबे का पानी आप पीने के काबिल नहीं रहा, उसमें ये वक्त की अहम जरूरत है कि और हर किसी की जेब इजाजत भी नहीं देती कि वो पैसों का पानी खरीद के पिए। वो अब इतना महंगा पानी तो कोई नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ना, वही मैं कह रही हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीजें आप अल्लाह करे, हाँ ये है कि अल्लाह करे कि नवंबर तक ये इतनी बड़े जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ये पाया तकमील तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन ये है कि अच्छा, फिर जो इमरान ने बात की कि स्पीडी आप काम करवाते हैं, नुकसान का बाइस बनते हैं, अल्टीमेटली बाद में कुछ दिन के बाद वो आपके लिए एक और जो कहर बनकर गिनता आप पर दिखता है। इसलिए मेरे ख्याल में स्पीड से काम करवाएं, लेकिन डेवलपमेंट के जो SOPs हैं
कि किसको कितना टाइम देना है, किस सड़क को, किस मयार पुल को, देखें ना, किस आप मयार मयार को, वो सारी चीजें देखकर अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो हमें फायदा होगा। इसलिए इन तमाम कामों का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि जो आज हम यहाँ बैठकर बात करते, शहर ने डूबना है, ये फेज 1 मुकम्मल हो जाए, फेज 2 मुकम्मल हो जाए, शहर ने डूबना है, ये आप छोड़ दें। ये तो मैंने 70 ये तो मैंने 70 की एक आप हमें क्या तसल्लियां दिलवा रहे हैं? देखें, प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर मकसद क्या होता है प्रोजेक्ट बनाने का, कि मैं तो आपकी बातों पे यकीन कर बैठी थी, आपने कहा अगले मानसून का इंतजार कर लें, बड़ा अच्छा होगा। लेकिन आपकी जो अहम शाहरा है वहाँ पानी नहीं जमा होता। मैं ये भी आपको, मेरा पूरा शहर है सर, आपका पूरा शहर है, पूरे शहर में सफर आपका पूरा शहर है, मैं अपने घर से निकल के यहाँ तक आती हूँ, बीच में 10 इलाके मुझे बताएं कि 70s में किसकी गवर्नमेंट थी जब लक्ष्मी चौक डूबा था, और उस वक्त की तस्वीर आज भी आती है हमारे सामने। हम तो अपने बचपन से पूरे शहर के ये हालात देखते आ रहे हैं, कोई एक ऐसा मानसून नहीं गया, इसलिए सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा आपको कि आप हम तो इस सिचुएशन में दफ्तर तक पहुंचे हैं कि हाजी कैंप पे गाड़ी तैर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस तरह दफ्तर पहुंची हूँ, बहुत बुरे बुरे हालात में, और अभी पिछले साल ही हुआ गाड़ी के अंदर पानी चले गया था, हम दफ्तर पहुंचे, ये हालात रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है ना कि आपके जो इंतजामात हैं वो नामुनासिब होते हैं। देखें, SOPs जो है ना होने ये चाहिए कि जब भी मानसून आता है उससे पहले आप नदी नालों की सफाई करते हैं, वो चीज़ अब आपको मुश्किल से ही नज़र आती है। शहर के जितने सेवरेज और ड्रेनेज है उनकी डिसल्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ आपको वैसे नज़र नहीं आती। गली मोहल्लों में जो पाइप डाल गए हैं उनकी डिसल्टिंग होती है। तकरीबन कोई 2 महीने, क्योंकि मेरी मदर का घर है उधर, तो LOS नाले पे तो वो 2-3 महीने पहले काम शुरू कर देते हैं। अब नहीं नजर आता। मैं चूंकि रोज वहां से गुजरता हूँ, वहां पर परिंदों की दुकानें हैं, तो मैं डेली वहां से गुजरता हूँ और जाता भी हूँ। अब आपको वो चीज़ इस बार नजर नहीं आई। ये जो शायद सिपरा बात कर रहे हैं ना कि आपके शहर डूबने ही डूबने हैं, वो वाकई डूबने हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास उस किस्म की प्लानिंग नहीं है, ठीक है। बारिशें तेज होती हैं, जो लोग ये कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जी पूरी दुनिया में ममालिक जो हैं वो डूबते हैं, शहर जो हैं वो डूबते हैं, तो लाहौर डूब गया तो इसमें क्या हुआ? भाई बात ये है, लाहौर की कैपेसिटी और उन शहरों की कैपेसिटी और है। यहाँ पर वर्किंग जो है अब उस तरह नजर नहीं आती जैसे माजी में नजर आती थी। नो डाउट शायद सिपरा जिन एरियाज की बात कर रहे हैं, आपका लक्ष्मी देख रहे हैं, वो आपको नहीं डूबता हुआ नजर आता। आपका जाती उमरा एक वक्त था डूबता था, अब वो नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि वहां पर इंतजाम जो है, कज़ाफी स्टेडियम वो डूबता था। अच्छा, वो उसी बात पे आ जाए जो शायद सिपरा ने बिल्कुल सही बात की है कि जब आप तेज रफ्तारी से काम करते हैं, आप कई चीजें जो है वो छोड़ जाते हैं, लूप होल्स हो जाते हैं। लेकिन निगरान दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें, जो कि लोगों को चुभेगी भी, अब खैर सरकार को चुभेगी, सीधी बात करता हूं कि निगरान दौर में महीनों का काम दिनों में हुआ। आप यकीन जाने, आपका ये जो रोड है पीको रोड, ये बना, मुझे ये बताएं इतनी बारिशें हुई हैं, क्या इस रोड पे कहीं गड़ा पड़ा? इस रोड पे सड़क बैठी, ब्रिज बना, उसका पेंट तक उतरा? नहीं उतरा ना। करीम ब्लॉक से लेके यहां तक रोड बना, रोड खराब हुआ? नहीं खराब हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनाब वो सड़क खोद दी, ये जो बिल्कुल पीको रोड पे, और वो अभी तक खुदी हुई है। काम भी वहां पर मुकम्मल हो गया, लेकिन रोड अभी तक नहीं बना रहे। उसकी क्या वजह है, उसको छोड़ें। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ब्यूरोक्रेट ने ये हिदायत जारी किया कि मानसून से कबल जिसका रोना जो है यहाँ पर प्रोग्राम में रोते थे, ये करना चाहिए। क्योंकि नूरुल अमीन मेंगल साहब को हमने हमेशा बड़ा एक्टिव पाया है, तो वी होप कि ये मसला भी हल हो जाएगा। ये दो बड़े, अभी हमने दोनों न्यूज़ डिस्कस किए हैं, दोनों बड़े इश्यूज हैं। सो हम गुड लक कहना चाहेंगे जी उनको। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा हुआ है। माली साल 2025 से 26 तक तमाम घरों की तामीर बिला सूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब करेगी। मिनिस्टर हाउसिंग ये कहते हैं। इमरान यूनस। अच्छा जी, चले आप इस प्रोजेक्ट पे आ गई हैं। शाहिद सिपरा साहब की अपनी राय होगी, मेरी इसमें अपनी राय है। इन्होंने तादाद दी थी कि जी हमने इतने परेशान। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अल्लाह ने ऐलान कहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है, जब भी ये अवामी फलाह का कोई प्रोजेक्ट लाती है ना, इनके अपने अरकान असम्बली, इनके अपने नुमाइंदे ऐसे नवाजे जाते हैं, ऐसे नवाजे जाते हैं कि अगले 5 साल तक ना उनके पेट और आंखें भी जो है ना वो भरी होती हैं। खैर, अपना छत अपना घर को छोड़ें, इस गवर्नमेंट का जो यूथ के लिए प्रोजेक्ट था, लैपटॉप स्कीम, नो डाउट बहुत आला चली, बहुत आला चली। क्यों? उसमें इन्होंने कोई 2 नंबरी नहीं की। उसकी वजह क्या थी? ऑब्वियसली जो तहरीक इंसाफ थी उसकी तरफ नौजवान थे, इन्होंने उनको अट्रैक्ट करना था, अपनी तरफ लाना था। अच्छा, दूसरा इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया CM साहिबा ने, कारोबार फाइनेंस से रिलेटेड।
इन्होंने 5,000 10,000 रुपया फी एप्लीकेशन वसूल किया। 48 अरब रुपया था जो बांटना था, जो कि इस बजट में इन्होंने बढ़ा के कोई 90 अरब के करीब कर दिया। इन्होंने जो लोग वाकई मेयार पे पूरा उतरते थे, डिजर्विंग थे, उन लोगों को इन्होंने ऐसे उनके पत्ते साफ किए हैं कि आप यकीन जाने, ये नहीं है कि 500 बंदों में से आपने 3, 4 या 10 को दे दिया तो जी आपने वाह वाह कर दी। इन्होंने नौजवानों के साथ, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूं, यूनिवर्सिटियों में इतने लोगों ने, इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इस बेस पे कि हम जी कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। आप यकीन जाने तकरीबन 100 में से सिर्फ 3 से 4 ऐसे नौजवान होंगे जिनको मिला है। बाकी सब ने कहा कि जी हमें, हमारी फिजिबिलिटी भी ओके है, हमें वो वेबसाइट पे 60 टिक लगते हैं। जब 60 टिक लग जाते हैं इट मींस कि आपको लोन मिलेगा। 60 टिक लग गए, उसके बाद क्या आया जी, बैंकों ने कह दिया कि आपको मिलेगा। उसके बाद क्या कहा कि जी वो फेज 2 में आप मेयार पे पूरा नहीं उतरे। हद हो गई भाई। फिर अब मैं आपको ये भी, आपके कहने का मतलब ये है कि मुश्किल मेरी कानों सुनी आंखों देखी बात है कि खुद आपके पंजाब बैंक के बड़े बड़े ओहदेदारान जो है वो ये कह रहे हैं भाई 8 क्लब से लिस्टें आती है, उनको दे दिया जाता है। तो जब आप ऐसी चीज़ रखेंगे, आप कैसे अवामी फलाह के प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब आप ये चीज़ कर रहे हैं कि ठीक है अपनी छत अपना घर, जो कि आप 15 लाख रुपया दे रहे हैं कि ठीक है किसी ने अगर छत डालनी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ये कहता हूं कि नेक नीति से कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो यकीन जाने आप दुआएं भी समेटेंगे और आपका माशरा जो है वो भी तरक्की करेगा। अब आपका यूथ क्या कर रही है, मोस्टली यूथ जो है वो बददुआएं दे रही है आपको। हम तो डेली मिलते हैं ना, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक है यूथ से, यूनिवर्सिटियों से, तो मुझे पता है कि वहां क्या हो रहा है। शायद सिप्रा साहब, देखिए अब यूथ पे बात करनी है या प्रोजेक्ट पे बात? प्रोजेक्ट पे पहले प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। छत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारी जिंदगी का बंदे का ख्वाब होता है अपना घर होता है, अपना घर होता है, और उसका जिस तरह नाम रखा गया है उससे ही आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपका अपना घर हो। बुनियादी तौर पर 15 लाख में, आज 15 लाख अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लाहौर से निकलेंगे, दही इलाकों में 15 लाख बड़ा मैटर करता है। अच्छा, इसका बुनियाद क्या था कि जिसके पास अपनी ज़मीन है, 3 मरले 4 मरले 5 मरले अगर ज़मीन मौजूद है, 5 मरले, उस पर आप अपना घर तमीर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बताएं शहर में तो ये बनेगा नहीं, दही इलाकों में बनेगा, और अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, लोगों के घर बन भी रहे हैं। 15 लाख में आप कमरा और उसकी 4 दीवारी करके और बाकी जो आपकी ज़रूरियात है ज़िंदगी के, किचन या उसको छोटा करके ये बना सकते हैं, और ये देही इलाकों में बने हैं और नजर भी आते हैं। मौसम की शिद्दत से आप बच जाएंगे, बन जाए। अब मकसद क्या होता है इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, इसको हम सियासत की नज़र कर दें तो वो एक अलग चीज़ है। मैं इस पर सियासत की बात नहीं करूँगा, मैं ये बात करूंगा कि वो बंदा जिसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था और वो कच्चे मकान में, और इस तरह आज आपने हालात भी देखे हैं और यहीं शहर में देखे हैं, कच्ची छतें गिरी हैं, मकान गिरे हैं, ऐसे ही है। अगर वो पक्का मकान या ईंटों के साथ मकान बनाने में इस गवर्नमेंट के पैसे के साथ कामयाब हो जाता है तो ये सारी जिंदगी की दुआएं हैं। इसलिए इसको अब देखें, वो कह रहे हैं कि हम 60 अरब या जितने भी उन अरबों रुपए लगाए हैं, 1 अरब रुपए की रिकवरी भी हो गई है, 90 करोड़ वापस भी हो गया जो लोगों ने एक साथ की सूरत में जमा करवाया है। इससे तो यह लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट कामयाबी की जानिब गामजन है। दूसरी बात यह है कि हम नौजवानों की बात करें, यूथ की बात करें, वो पढ़ें, वो तनकीद का निशाना बनाना गवर्नमेंट को, विफाक को, वो उनका बुनियादी हक है, वो जिस तरीके से मर्जी बनाएं। अल्टीमेटली जब स्टडी से उनकी तकमील होगी, जब मुकम्मल होगी, हम लोग भी जब थे ना, हम लोग भी सीवीज डाला करते थे, हम लोग भी ऑनलाइन बैठकर अप्लाई किया करते थे, और बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जहां से जवाब नहीं आया करता था, और बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जहां हम इंटरव्यूज दे के आते थे, कॉल नहीं आया करती थी। तो इस चीज को हम देख लें कि आज से 20-25 साल भी यही हालात थे और आगे मुस्तकबिल में भी यही हालात रहने हैं। इस चीज को हम रिलेट कर लें गवर्नमेंट के साथ। 20 साल पहले भी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, अपनी मेहनत से सारा कुछ हुआ। लैपटॉप वाले जो लैपटॉप और चीज है, लैपटॉप और चीज है, वो और चीज है। मैं लोगों की नौकरियों की बात कर रहा हूँ। देखे, एक बंदा अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा है, अपनी 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद उसका क्या ख्वाब है, उसके वालिदैन का क्या ख्वाब है। जिसने आपने सोना बेचा, माँ ने, जमीनें बिक जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें मैटर करते हैं। हम दही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और ये हमारे साथ हुआ है। अगर वो बिकने के बाद उस 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या होता है, एक ही ख्वाब होता है कि उसको अच्छी मुलाजमत मिल जाए और वो घर को संभाले, बस, ठीक है ना। अगर वो नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट बराबर की जिम्मेदार है, ये हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। उसकी क्या वजह है कि मुलाजमत के जब तक आप उसके मौके ही नहीं फराहम करेंगे,
और एक इदारा जिसमें से लोग रिटायर होते जा रहे हैं और वो ख़त्म होता जा रहा है, उस पर अपना बोझ डाल रहा है और नई मुलाजमत के मौके आपके सामने आ ही नहीं रहे। फिर अल्टीमेटली जिस यूथ की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये नौजवान आप एक क्वेश्चन रेज करें, बिल्कुल ऐसे, और नौजवान आप इनको देखें, हुनरमंद होना, तालीम मुकम्मल करने के बाद अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो ये उससे बड़ी अजियत कोई नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारे नौजवानों के लिए। फिर बहुत सारी चीजें आपको बेराह रवी की तरफ भी लेकर जाती हैं। सिप्रा साहब उसकी मिसालें अपने शहर में बहुत मौजूद है। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये छतें हैं, ये अंडरपासेस, ये सड़कें हैं, ये सीवरेज लाइन, ये सब देखने में आता है। आप एक बंदे को एक घर में रोजगार मिल जाए ना, बस इससे बड़ी चीज और कोई नहीं, और कुछ नहीं चाहिए लोगों। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा अहम खबर है तो चौथी खबर पे हम पहले आ जाते हैं। ज़िले इंतज़ामिया मौसर कार्रवाई में नाकाम, शहर में चील गोश्त। मेरे सुबह आने वाले रास्ते में 3 जगहों पर तो हर रोज़ मैं देखती हूँ चील गोश्त वाले। और अब मैं एक्चुअली एक जगह तो वो पॉइंट है जैसे ही आप क्रीम ब्लॉक वाला इशारा क्रॉस करते हैं, वहाँ 2 जगह पर खड़े चील गोश्त वाले, और वहाँ पे चीलें इतनी बड़ी तादाद में होती हैं। तो मौसर कार्रवाई में नाकाम है ज़िले इंतज़ामिया। शायद से देखें, पहले तो वो सदके का गोश्त है, हम उसको नाम चील का उस वक्त देते हैं, आप गोश्त फेंकेंगे तो चीलें आ जाएंगी वहीं पे ऑटोमेटिकली। ये तो परिंदों ने आना ही है ना। सदके का गोश्त, उसको तस्वुर करके लोग जब गुजर रहे होते हैं वो अपना सदका उतार रहे होते हैं, और उसकी जगह मुख्तलिफ लोगों ने खुद ही बनाई हुई। कैनाल रोड को देख लें, रावी ब्रिज तो खैर बहुत ज़्यादा है, सगिया ब्रिज भी बहुत ज़्यादा है, शहर के अंदरूनी जो आपने हाँ कैनाल रोड, ये आपका जो क्रीम ब्लॉक, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाला रोड जो बना हुआ है, ये वाला, इस पे बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं बता रही 2 पॉइंट तो मैं देख ये नजर आते हैं हर जगह, मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आते हैं। देखें, इस पर पाबंदी लगाना या कुछ और इसका मुहरकात करना क्या हो सकता है मुमकिन? आज आप ऑपरेशन करते हैं, कल को फिर खड़े होंगे। आप ऑपरेशन करते हैं, लोगों को हटाते हैं, वो फिर खड़े होते हैं। इसको मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह हटाना मुमकिन होगा? आप मुझे बता दें, इदारे क्या करें? इदारे इनको पकड़ के ले जाते हैं। लग रहा है मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे बताएं कि मैं आपको बताता हूं, मुझे तो तजावुजात इम्पॉसिबल लगता था। मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो बाजारों का नक्शा जहां आप गाड़ियां लेकर आप जा रहे हैं वो आप सुन तो लें, अब सुने तो सही। पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी, क्या करेगी? किस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करेगी? मुझे बताएं, कानून साजी क्या है हमारे पास कि आपने खड़े होकर किसी शाहराह पर आपने सदके का गोश्त फरोख्त नहीं करना है। अगर अल्टीमेटली आपने उनको पकड़कर पुलिस के ही हवाले करना है, बनाना क्या बहुत मुश्किल है। आप कानून साजी करें, कोई तो सॉल्यूशन उसका कानून साजी करें। आप एयरपोर्ट का जिक्र करते हैं कि एयरपोर्ट पर आपका बहुत बड़ा इशू है, कहीं बंद करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। तो ये शहर के अंदर जो चीलें आना है, बुनियादी तौर पर हमें उसकी जड़ को उखाड़ना है। जड़ क्या है कि वो लोग जो ये गोश्त लेकर शाहराहों पे खड़े होते हैं, और वो लोग जो अपना सदका उतारने के लिए उनके पास जाते हैं और उनको पैसे देकर वो खरीदते हैं और उस सदका उतार कर उस गोश्त को फेंकते हैं, और उसको आपके परिंदे आकर उठाते हैं ना। इस चीज़ को उखाड़ने के लिए बुनियादी तौर पर या मुसलसल आप मॉनिटरिंग करें, ऑपरेशन करें, लोगों को हटाएं, या फिर कानून साजी कर दें। कोई लोगों को पता हो कि अगर ये मैं भीख का था ना, अब आपको कम नजर आते हैं ग्राहक शाहराहों पे, सिग्नल्स पे कम लोग नजर आते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें करके दिखाई हैं, बस आपके अंदर विल होनी चाहिए कि आपने ये काम करना है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा इशू शहर में तजावुजात का था, तो जहाँ कहीं आपने ख़त्म करनी थी आपने करके दिखाई भी है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मुख्तलिफ इलाकों में प्रोमिनेंट पॉइंट्स पर नजर आते, कोई ढके छुपे भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने सदका देना है तो सदका बेसिकली है क्या। सबसे बेहतरीन सदका जो है ना, वो ऑब्वियसली ये है कि जिंदा जान का सदका। जिंदा जान का सदका क्या है कि आप कहीं से भी मुर्गी लें, छोटी मुर्गी ले लें, उसको आप वारें या जो भी करना है वो उसी दुकानदार को दे दें, या जब भी आप सफ़र करते हैं कोई माजूर बैठा हो, मैं माजूर की बात कर रहा हूँ, कोई माजूर आपको नजर आए, ठीक है, आप उसको सदका कह के पैसे दे दें, तो ये अच्छी चीजें हैं। किसी बेवा की हेल्प कर दें, अगर आपके पास इस्तात इतनी है, किसी बेवा किसी यतीम की मदद कर दें, ये ज्यादा चीजें बेहतर है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं इस हवाले से, चील गोश्त के हवाले से, जो ये सदके का गोश्त भी होता है। सीनियर वज़ीर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये रिसेंटली जो एयरपोर्ट पे अभी तैयारे को भी हादसा हुआ था, और ये भी प्लानिंग की गई कि परिंदों को खात्मे के लिए क्या करना चाहिए। ये मुर्गी खाने वाली जो हमने खबर जो है वो डिस्कस की थी लास्ट वीक, उसमें यह था कि नो बर्ड जोन करार दे दिया गया है, सिर्फ एयरपोर्ट के इलाकों को नहीं, उसमें आपने ऐड कर दिया है आपका इचरा,
आपका समनाबाद, आपका रहमानपुरा, इन एरियाज को भी आपने उसमें ले आए। मींस इससे पहले नहर है, नो बर्ड जोन आपने करार दे दिया। आपने क्या किया कि वहां पर जिन जिन लोगों ने ये बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं कबूतरों के, कबूतरबाजी करते हैं, उन पर भी आपने पाबंदी लगा दी। अच्छा ठीक है, आप ये क्यों नहीं करते कि नहर पे जो लोग चील गोश्त बेच रहे हैं, देखें आपका महकमा माहौलियात, आपका वाइल्ड लाइफ, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, वो रेड्स कर रहे हैं। तो भाई आपके पास ऐसा स्क्वाड भी है जो नहर पे चक्कर लगा सकता है, बाइक पे, गाड़ियों पे, जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं आप उन्हें पकड़ें। वैसे भी तो आप वो जो सिग्नल्स पे फकीर मांगते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं ना, पकड़ते हैं ना वक्ती तौर पे, तो आप इन लोगों को भी पकड़ लें। और वो मैं नो डाउट जो लोग ये बेच रहे हैं और जो लोग ये खरीद रहे हैं, हुई भी हैं जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, टाइम टू टाइम की भी पकड़ा है और फिर ऐसी दोबारा से आप अल्लाह आपका भला करे, ऐसी कार्रवाइयों का क्या फायदा। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप नए कवानीन बनाए, आप उन्हें वार्निंग दे के छोड़ दें। आप ये जरूर कहेंगे कि दोबारा इस एरिया में तुम नजर आए, ये ना कहें कि भाई तुम चलो कहीं और जाके कर लो, दोबारा इस एरिया में नजर आए तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। खैर वो गरीब आदमी होते हैं, वो डर जाएंगे इस चीज से। लेकिन मैं यहाँ ये चीज लाजमी कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो ये बेच रहे हैं और वो लोग जो अपनी बाइक रोक के, गाड़ी रोक के खरीदते हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक है। ये जुर्म है। नहीं जी, इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा शहर का मसला बनता चला जा रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है जी, स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरीज का प्लान। मोबाइल लाइब्रेरीज यानी चलती फिरती लाइब्रेरीज, उनका प्लान तैयार किया जा रहा है। क्या न्यूज़ है? देखें बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा वो देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर आबादी, छोटी आबादी, बेसिकली इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि जो कच्ची आबादी हैं, छोटी आबादी हैं, वहाँ पर जाकर ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ऑटो रिक्शा होगा, उसमें ये सारी लाइब्रेरी होगी, स्कूल होगा एक, और वहाँ पर छोटी सी कोई छतरियाँ लगा के, चेयर्स लगा के आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी राय ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जहाँ पर आप जो पहले तालीम की सहूलियात फराहम कर रहे हैं वो बेहतर हों। आपके सरकारी स्कूल जो है अभी उनकी हालत आना उस किस्म की बेहतर नहीं हुई कि आप ऐसे प्रोजेक्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। आपके हर गली मोहल्ले में सरकारी स्कूल मौजूद है, लेकिन माजरत के साथ उन स्कूलों में अभी भी, ये खुद महकमा तालीम की रिपोर्ट है कि उन स्कूलों में अभी भी फर्नीचर जो है वो अभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया, उनमें क्लासरूम जो है वो अपडेट नहीं हो पाए, उनमें सरकार वॉशरूम जो है वो बेहतर नहीं हो पाए। इसके साथ साथ वहाँ जो पीने का पानी है, हर स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पहले इन चीजों को बेहतर करना चाहिए, उसके साथ फिर आप ये चीज चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगी और पॉजिटिव इमेज जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बट देखने में अगर देखें ना, ये क्लिनिक ऑन व्हील के बाद अब स्कूल ऑन व्हील है, अच्छा प्रोजेक्ट है। वैसे देखिए जो इमरान जिस तरह कह रहे हैं कि वो इलाके जहाँ पर लोग तालीम दिलवाना नहीं चाहते या उनकी कैपेसिटी नहीं है, ना चाहते वाली तो बात नहीं होगी, मेरे ख्याल में कैपेसिटी होगी, उनकी जेब शायद इजाज़त नहीं देती होगी, किताबें खरीदना, बैग, स्कूल सारा भेजना। कुछ लोगों की कुछ चीज़ें होती है जिनकी रवायात में होता है कि नहीं पढ़ना। अच्छा वैसे अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो ये तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग, अगर उन इलाकों में जाकर एरियाज हैं ज्यादा, आप उन इलाकों में जाकर अगर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो शायद उन वालिदैन का या उन बच्चों का जहन बन जाए कि हमने तालीम की तरफ जाना है, और फिर उस इसी के साथ मेरे ख्याल में ये एडवांस स्टेप नहीं है, हमें स्कूलों में पहले नहीं लगेगा तो यूरोप मतलब बंद रोड में आप जाके खड़े होंगे तो वो लगेगा तो यूरोप, लेकिन उसका ये है कि थोड़ा बुनियादी तौर पर ये जाएंगे तो उनको साथ में अगर ये एडिशन हो जाए कि आप उन लोगों को इस वालिदैन को इस तरफ रागिब करें कि वो बच्चों को स्कूल भिजवाए जो भी नियरेस्ट है। सरकारी स्कूलों का हालात तो मेरे ख्याल में उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए, बल्कि उस काबिल ही नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पानी नहीं है, बुनियादी इश्यूज। मैं कहता हूँ मुझे आज तक बता दें कि बोर्ड का इम्तिहान होते हैं, उसमें कभी सुना है कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने पोजीशन ली हो, या गवर्नमेंट स्कूल के किसी तलबा और तालबात में नुमाया जो कारकर्दगी है वो सामने आई हो? तो इसकी क्या वजह है? हम इसको फर्नीचर, दीवारें, पानी सब कुछ छोड़ के हम जो निज़ाम तालीम है, जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं।
ये चीज़ें भी ठीक है, ये आपको इमलाक स्ट्रक्चर सारा कुछ चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ बुनियादी तो ये है ना कि आपको पढ़ा क्या रहे हैं। लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी शायद सिपरा साहब के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छा स्कूल है शहर का, और शहर में नंबर 1 वही स्कूल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पढ़ते हैं। चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, कोई ये ना समझे कि हमारी भारी भरकम तनख्वाहें हैं, हमें 50% ऑफ है, इसलिए हमारे बच्चे जो है उन स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, बात यह है कि गवर्नमेंट ये भी चीज़ शुरू कर सकती है कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा सकती है कि जो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें। ये खैर सरकार ये भी कर सकती है ना, हर इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दे सरकार। टाइम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब देखती हूँ ना अपने शहर में दरख्त कट रहे हैं, परिंदे नज़र नहीं आ रहे, आपको इर्द गिर्द वो फूल चहचहाते नज़र नहीं आ रहे, नेचर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको गुस्सा आ रहा हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, आप चिड़चिड़ा फील कर रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, ज़रा से घर के कमरे की विंडो पीछे करके जब मैं ग्रीनरी को देखती हूँ तो बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। शाम के टाइम अक्सर रूटीन ही होती है, एक कप चाय का और सामने वो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा होता है, बड़ा खूबसूरत सा एहसास हो रहा होता है। तो आपको खुद ब खुद आप पूरे दिन की थकन भी उतर जाती है, रिलैक्सेशन भी फील होती है। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है और वो बड़ा मसला ये है कि माहौलियाती तब्दीली। हम बारहा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि दरख्त पौधे कटते चले जा रहे हैं, आवाम परेशान होती जा रही है, बीमारियां फैलती चली जा रही हैं, और इसके साथ साथ ये फ्रीक्वेंटली जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं ये बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं हमारे माहौल को तबाह करने की। इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद हमें जो हैं वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने चाहा कि क्यों ना हम उसको जिक्र भी करें। रूडा ने जो उठाई, शजरकारी मुहिम की सूरत में बहुत ज़बरदस्त एक कैंपेन शुरू की है जिसमें आपको शहर वी होप के शहर लाहौर के लिए भी ऐसी ही ज़बरदस्त मुहिम जो है वो शुरू की जाए। रूडा का जो शहर है वो आपको हरा भरा सरसब्ज नज़र आएगा, जगह जगह पौधे, और पहले से इनकी प्लानिंग डे फर्स्ट से ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्लान इनके हैं। सो ऐसे में जहां नए शहराबाद किए जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से ही अगर ये किया जा रहा है कि शहर को आपने हरा भरा रखना है तो इंशाल्लाह आगे चल के तो उसके बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं जी, जो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन को लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको देख भी रहे हैं। अमरीन सिप्रा साहिबा मौजूद हैं, CEO सनेजी हैं, फातिमा अली खान डायरेक्टर CSR रूडा हैं, और नादिया ताहिर साहिबा ये जी तर्जुमान एनवायरनमेंट डायरेक्टर रूडा हैं। जी अपने मेहमानों को हम प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ खूबसूरत दिख नहीं रही हैं, ये बहुत खूबसूरत काम कर भी रही हैं हमारी तमाम लेडीज़। सो फातिमा साहिबा, आपसे हम आगाज़ कर रहे हैं, मकसद क्या था? हमने तो पहले भी देखा ना, स्टार्ट ही जब रूडा ने लिया तो जो प्लानिंग थी उसमें बहुत सारी चीज़ों में प्रोमिनेंट किया गया था, माहौलियात, पानी को बचाना है, दरख्त लगाने हैं, तो डे फर्स्ट से आपका प्लान था। बट अब ये जो कैंपेन शुरू की गई है इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत शुक्रिया आपका। रूडा के साथ साथ मैंने देखा है कि सिटी 42 का भी एक बड़ा सफ़र है जो कि रूडा को बहुत हाईलाइट करता है, रूडा की तमाम एक्टिविटीज़ को बहुत उजागर करता है और रूडा के अच्छे काम को बेहद फ़ायदा पहुंचाता है उससे। तो थैंक यू सो मच सिटी 42 फॉर हाईलाइटिंग दिस ग्रेट एफर्ट विच रूडा इज़ डूइंग। आई वुड बिगिन बाय सेइंग अना कि रूडा जो है वो एक पूरी इकोसिस्टम का नाम है। रूडा ना सिर्फ, रूडा एक पूरे माहौलियाती तब्दीली और बदलाव का नाम है। रूडा एक पैरेलल सिटी है जो कि साथ बन रही है लाहौर के। इट्स गोइंग टू बी एन एडजेसेंट सिटी प्रोजेक्ट, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया। बात यह है कि हमारे मकसद में ना सिर्फ ये है कि लाहौर का लोड कम किया जाए, माहौलियाती भी, ना सिर्फ माहौलियाती बल्कि पॉपुलेशन का लोड भी कम किया जाए, और इसके एडजेसेंट एक ऐसा शहर बनाया जाए जो कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और ग्रीनरी के ऊपर मुहित हो, जो कि ना सिर्फ उस पर्टिकुलर शहर के फ़िज़ा और उसके माहौल को पाक साफ रखे बल्कि उसके अच्छे इफेक्ट्स लाहौर के ऊपर भी पड़े। नो डाउट, मैं ये कहने वाली थी कि इसके समारात यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके समारात यहाँ तक बेहद पहुँचेंगे।
हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि आपने इस्लामाबाद को देखा है और हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी इस्लामाबाद है। बट मैं आपको ये बताऊं, एक तो रूडा अराउंड 30, रावी सिटी ऑपरेटेड बाय रूडा इज़ अराउंड 30% लार्जर देन व्हाट इस्लामाबाद इज़, और हमारा जो कि कवर्ड ग्रीन एरिया होगा that's also going to be far larger in terms of percentage. I think it's going to be 14%. Really मेरी appreciate. environmentalist मैडम नादिया यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगी। अब बात ये है कि ये एक फुल फ्लेज शहर बसाने का प्रोजेक्ट है, ये एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। जहाँ आप शहर बसाने की बात करते हैं वहाँ पे आप सिर्फ अर्बनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ people for building concrete structures and institutions and organizations is not the only thing that you take into account. Greenery, climatic change एक world over problem बन चुका है इस वक्त, और रूडा ने अपने इनकाद से पहले और इनकाद के साथ सबसे बड़ी प्रायोरिटी ही क्लाइमेट को और माहौलियाती आलूदगी को कम कंट्रोल और ऑक्सीजन को अच्छे साफ माहौल और अच्छी साफ फिजा और ऑक्सीजन को लोगों तक बहम पहुंचाने का काम सरंजाम देने की काविश को इन्होंने अपनाया है। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एज अ CSR एक्टिविटी भी अडॉप्ट करते हैं। रूडा का ये बहुत एक फार साइटेड विजन है। आप देखें हमारी माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा का भी विजन है टू टेक एनवायरनमेंट as one of the foremost priorities. हमारी रूडा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी ये है, हमारे मिनिस्टर जो हुड हैं वो भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बिलाल यासीन साहब। तो हमने इसको एक बाकायदा महकमे के डायरेक्टरेट बनाया है CSR का, जो कि ना सिर्फ ये कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़, एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस के UNSDG गोल्स को लेके चल रही है, हेल्थ इज़ वन ऑफ देम, एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम, एंड माहौलियाती आलूदगी को कम करना also one of those. सबसे पहले इसी पॉइंट पे ही अगर काम हो जाएगा तो आपके बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं। माहौल साफ होगा तो जिंदगी आसान होगी, लोग कम बीमार होंगे, अच्छे तरीके से तालीम भी हासिल कर सकेंगे, चल फिर भी सकेंगे। सो आपकी तो इस इनिशिएटिव को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट मुझे जब पता चला कि हमारी अमरीन साहिबा जो हैं इन्होंने खुद आगे बढ़ चढ़ कर, जो हम कहते हैं ना कि आप अच्छे कामों में हिस्सा ले रहे हैं, सो मैडम आपको कैसे ख्याल आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ख्याल तो इसलिए आया कि जब खुद सांस नहीं ले सकते तो फील होता है कि दूसरे कैसे लेंगे। ग्रेट। तो इसको हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं डिफरेंट फॉरेस्टेशन की फॉर्म में। हमें रूडा ने कनेक्ट किया और कहा कि हम ये कर रहे हैं तो आप इसमें कैसे करेंगे। सो हमने वॉलंटियर किया कि ठीक है हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, बिकॉज जहाँ दरख्त नहीं है, दरख्त बेस्ट सोर्स है ऑक्सीजन का, तो हम क्योंकि दरख्तों पे काम करें तो हमने इसलिए एग्री किया कि हम इसको मिलजुल के इनके साथ भी इसको करेंगे। और हमें शौक है, हम चाहते हैं कि एनवायरमेंटल चेंज बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो क्लाइमेट की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, और दरख्त एक ऐसा टूल है जो सदका जारिया भी है और CO2 को अब्जॉर्ब करता है और अच्छी हवा और ऑक्सीजन के लिए फराहम करता है चीज़ें। हम काफ़ी जगह कर चुके हैं, सो हमें इनका प्लान अच्छा लगा तो हमने वॉलंटियर किया कि ठीक है हम रूडा को फुल सपोर्ट करें। नादिया साहिबा एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, सो नादिया साहिबा कितना ज़रूरी है इस तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलना, ज़िंदगी आसान बनाना, माहौल आसान बनाना, सो प्लान क्या है इसका? बिल्कुल, जिस तरह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि रूडा का पहला प्रोजेक्ट था राग चौक की प्लांटेशन, जो कि एक बफर जोन था लाहौर के इर्द गिर्द, और उसके साथ अगर आप देखें कि प्लांटेशन है, प्लांटेशन में ना सिर्फ ये कि हमें ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स चाहिए, बल्कि वो प्योरीफायर का भी काम करता है। और रूडा का अगर पहले अर्बन प्लानिंग का प्लान अगर हम देखें तो उसके अंदर वी स्टार्टेड फ्रॉम 20%, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट टू 35% ग्रीन, जो ग्रीन कवर है हमारा, उसमें वो फॉरेस्ट भी आ जाएंगे, उसमें हमारी ग्रीन बेल्ट्स भी आ जाएंगे, ग्रीन कवर इन एनी फॉर्म लाइक पार्क्स, नेबरहुड पार्क्स, रेन गार्डन पार्क्स, एवरीथिंग। सो वो 35% पे हम उसको लेके जा रहे हैं। सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जहाँ पे हमें स्पेसेस नज़र आती हैं वहाँ पे, जिस तरह से फॉलो लैंड थी बहुत ज़्यादा रग झोंक के अंदर, वहाँ पे लगवाए गए, और वो भी बहुत
बड़े भी हो गए हैं और वो काफ़ी अपना डेंस फोलिएज भी दिखा रहे हैं। सो इसी तरह फिर मैडम के साथ हमारा, क्योंकि CSR का भी एक ये काम है, सो प्लांटेशन ड्राइव मैडम ने स्टार्ट की कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। हमने फिर प्लेसेस आइडेंटिफाई की और अभी हमारे पास लाहौर ईस्टर्न बाईपास और जो रोड्स का हमारे पास स्ट्रक्चर है वहाँ उसको हम ग्रीन करने जा रहे हैं। सो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन फेज़ वाइज हम ये काम करेंगे और तकरीबन 1 लाख पौधा रूडा लगाएगा इस सीज़न के अंदर। और ये प्लांट्स जो हैं वो फिर मेंटेन भी उसी तरह से किए जाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक प्लान मौजूद है। सो उसके लिए भी प्लानिंग ज़रूरी होती है कि पौधे इनिशियली उनको मेंटेनेंस चाहिए होती है। बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मैडम अमरीन कि हमें एक अच्छी हाइट के पौधे जो हैं वो साइट पे ऑन साइट आपको नज़र आएंगे, जो कि तकरीबन 5 से 7 फीट हाइट के प्लांट्स हैं। सो ये एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है हमारी प्लांटेशन ड्राइव का कि हमारे पास बड़े प्लांट्स, अच्छी हाइट के प्लांट्स होंगे। सो वो नरिश भी इजीली हो जाते हैं, जिनको हमने अगर ट्रांसफ़र भी करना है किसी और लैंड के ऊपर तो वो भी आसानी से हो जाते हैं। उसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि नेटिव प्लांट्स होने चाहिए। सो हमारे पास जो पहली लिस्ट आई, रियली अप्रिशिएट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें लाहौर में मिसिंग नजर आ रही है ना। आप जो पौधे लगा भी रहे हैं वो आपके माहौल के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल। सो वो लिस्ट हमने फिर उसी तरह मॉडिफाई की कि उनमें ऐड किया, जो उसमें फिर पीपल ऐड हुआ, नीम को हमने ज़्यादा परसेंटेज दी। सो ये वो हैं जो प्योरीफायर्स हैं और उसके साथ साथ जो बैनियन ट्रीज़ हैं और इस तरह के ट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है कि जहाँ पे बड़ों के साथ बच्चे बैठा करते थे, बैठक लगा करती थी। सो वो फीचर्स भी आप देख सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें भी हम फ्यूचर में करेंगे, उस प्लानिंग के अंदर शामिल करेंगे कि ये ट्रीज़ भी हम उसी तरह से लगा सकें और उसी तरह का उनका इम्पैक्ट बन सके, क्योंकि ये जो थिक फॉलिएज है वही हमारे एंटी स्मॉग ट्रीज़ बनते हैं। सो जिस तरह से इस्लामाबाद में इस साल हमने देखा, साउथ में पहली दफ़ा मतलब वो सीज़न, स्मॉग सीज़न आया, पहले सिर्फ लाहौर था, फिर वहाँ पे उसके बाद तो वो ऐड होता गया। सो उसमें बेसिक चीज़ यही है कि ट्री कटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक पहला फैक्टर है। व्हीकलर एमिशंस और वो बाकी चीज़ें तो कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, सो वो बाद की चीज़ें आ जाती हैं। सो हम उसको कहते हैं कि मिटिगेट करें और फिर अडेप्ट कर लें। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो नेटिव फ्लोरा है उसको वापस लेकर आएँ। ठीक हो गया जी, हमने यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ये है जी एक मुहिम, शजरकारी मुहिम। सो हम ऐसी कैंपेन्स देखते हैं जो शुरू होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और फिर बट ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसको रूडा लेकर चल रहा है। सो फातिमा साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस कैंपेन के कुछ अहम फीचर्स हमें बता दें और क्या ये वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगा जिस पे आपने किया एक कैंपेन की सूरत में रहेगा? Anna, it started as a campaign obviously। ये स्टार्ट तो एज अ कैंपेन ही हुई है क्योंकि आपको पता है इस वक्त मानसून का सीज़न है, ट्री प्लांटेशन का बड़ा राइप सा सीज़न है इस वक्त, बहुत मौजू एटमॉस्फेयर है करने के लिए। तो बीइंग CS ये हमारा और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, CSR का, मैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। CSR इज़ अ पार्ट ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट है। ये हमारा और रूडा की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, एक जॉइंट कैंपेन है। अब बात यह है कि मुझे सारी सपोर्ट जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ से मिल रही है। मैडम नादिया का डिपार्टमेंट है, शी बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग। जब हमें ये पता लगा, मुझे अप्रोच किया गया कि दिस इज़ अ कैंपेन विच हैज़ टू बी कैरिड आउट और टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट है इसका क्योंकि ये मानसून का टाइम निकल जाएगा, ट्री प्लांटेशन का बड़ा अच्छा मौजू सा ये टाइम है, तो हमें ऑब्वियसली इसके ऊपर बड़ी फ़ौरन हमें इसके ऊपर एक्शन करना पड़ा। और फ़ौरन एक्शन के अंदर जो हमारी माशाल्लाह डोनर हैं मैडम सिप्रा, अमरीन सिप्रा साहिबा, जिनको हम सिप्रा कहते हैं दफ्तर में, तो मैडम मुँह पे होती हैं तो हम मैडम सिप्रा कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैडम को फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया एंड मैडम वॉज वेरी काइंड। उन्होंने कहा कि वो हमें फेजेस के अंदर डिफरेंट प्लांट्स देंगी। इन्होंने शी हैज़ प्रॉमिस्ड अस 1 लाख plants which are going to come into different installments and tranches। और मैडम हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस्ड वेरी काइंड ऑफ हर कि वो हमें एक मिल्वॉकी फॉरेस्ट भी सेटअप करके देंगी। वाह जी। और इसमें मैं ना सिर्फ ये कि मैडम का बहुत शुक्रगुजार होना चाहती हूँ जिन्होंने रूडा के इस प्रोजेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाया एज अ डोनर, and very grateful to her. She did not make it a commercial venture for herself, which she could have, because obviously madam is a commercially operating body. इसके साथ साथ मुझे बहुत शुक्रिया और तावन का शुक्रिया करना पड़ता है चाहिए पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी का, पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का, जिन्होंने हमारे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एरिया उनके साथ पड़ता है,
So they've also been very kind enough to. और आप कोऑर्डिनेशन से काम करें सबसे मिलके तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जी, मैं अना हमेशा ये बिलीव करती हूँ और हमारा रूडा का भी यही है कि हम रूडा के जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसको बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज करने के अंदर बिलीव करते हैं. It is not that yes, it is Ruda and only Ruda. Obviously, we have to work with other गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो. सो पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के साथ हमारी रिसेंटली बहुत अच्छी मीटिंग हुई है एंड दे आर वेरी वेरी फोर्थकमिंग. उन्होंने कहा आप आएँ, आप अपने लाख पौधे ये भी लगाए हैं एंड इफ़ यू वांट टू आपने मिलवॉकी फॉरेस्ट लगाना है हम उसके लिए भी आपको जगह बता देंगे और वो रूडा की फैसिलिटी के अंदर ही. और जो उसकी ONM वगैरह करनी है वो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है. So I would like to compliment all my donors, my donor also, and the cooperating departments between. तो ये हम इस तरह की CSR जो है एक्टिविटी ये कैरी आउट करें and it is going to be an ongoing process. अमरीन साहबा ये बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल से एक है कि आप खुद ब खुद आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं. सो मुफ्त 50,000 सिर्फ रिंग रोड के लिए पौधे. सो आपको लगता है कि आपने ये जो एक अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाई है इसको एंड तक आप लेके चल सकेंगी? बिल्कुल यकीन है, बिकॉज मेरा फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आप कोई भी चीज़ दिल से और नियत से कमिट करते हैं ना तो अल्लाह उसके रास्ते खुद बनाता है. सो हम लोगों का एक सिर्फ ट्री प्लांटेशन नहीं है. जब हम ट्रीज प्लांट करते हैं तो हमने अपनी एक ऐप बनाई हुई है ग्रीनिंग के नाम से. वो ट्रैक करती है और आप उस दरख्त को अपनी ऐप के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इसने कैलकुलेशन कितनी की है, कितना दरख्त से लगाने से मॉनिटर करेंगी, दरख्तों को पालेंगी. तो उसमें यह है कि देखिए रिंग रोड एक बिल्कुल कॉन्क्रीट है. इस वक्त आपके पास दरख्त लगे हुए. जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे इनकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. तो हमने कहा हम मिलकर इसको करेंगे ताकि ग्रीन हो, क्योंकि अगर ग्रीन कवर होगा तो हम क्लाइमेट में चेंज ला सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को लेके चल सकते हैं. और दरख्त से बड़ी मैं कहती हूँ कोई काम नहीं है जो उसको कभी इनकार नहीं करना चाहिए दरख्त लगाने से. बिल्कुल ऐसे ही है. सो मुझे ये भी बता दीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है फिर जैसे मैंने कहा कि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो दरख्त हैं जिनको फिर आप फलते फूलते देखें तो खुश भी हों. सो ये वही वाले दरख्त होंगे? ये वही वाले दरख्त है. एक कंबाइंड लिस्ट हम लोगों ने सब ने मिल के इसको प्रूव किया जिसमें अमलताज, पीपल और डिफरेंट नीम और इस किस्म के दरख्त हैं जो कि ज़रूरी हैं एनवायरनमेंट के लिए. मैडम नादिया से लिस्ट डिस्कस हुई थी, उन्होंने प्रूव की बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट. तो हमने उसको फॉलो किया और सारे वो दरख्त हैं जो ढेरों के हिसाब से CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं और पूरी सिस्टम के अंदर एक बेहतरी लाएंगे एज दे ग्रो. कुछ थोड़ी सी अल्लाह की ब्लेसिंग भी है कि जहाँ आज तक हमने दरख्त लगाए हैं या लगा रहे हैं वो ज़रा ज़्यादा फलते फूलते हैं. शायद इसमें बहुत अच्छी नीयत का शायद वो है कि हम नहीं करते. अगर हम करें और मियावाकी फॉरेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो 2 डिग्री डाउन तक कम करता है टेम्परेचर को कहीं पे भी लगे. एक फास्ट ग्रोइंग टेक्निक है, उसके अंदर ट्री प्लांट श्रब की कॉम्बिनेशंस होती हैं. उसके हम अपने आप को खुद ही एक्सपर्ट कहते हैं. से शुरू है इस पे भी जल्दी करें. इनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं. जगह इन्होंने हमें आइडेंटिफाई करा दी है, वो भी हम जल्दी करेंगे. और हम मियावाकीज़ में वॉकवेज और रास्ते भी बनाते हैं. कल को कोई गुजरना चाहे तो वहाँ बैठ भी सकता है और उस अच्छा वो पब्लिक के लिए भी फातिमा साहिबा ऐसी प्लेस होगी कि आप आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. वॉकवेज बनाने का यही कॉन्सेप्ट है दैट पीपल कम एंड enjoy the वही मैंने कहा हमें कोई ऐसा ग्रीन एरिया तो नजर आए जहाँ जाके हम सुकून से बिल्कुल वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, ग्रीनरी में रिफ्रेश होंगे और फिर मोटिवेट होंगे कि ये एक इतना ये क्या चीज है. ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आ तो चुका है लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं हुआ हुआ ये. तो लोग आएंगे, देखेंगे, मोटिवेट होंगे कि ग्रीनरी लगाने से आपको पता है बात तो एक बूटे से शुरू होती है. बिल्कुल सही. अपने घर में एक बूटा लगाना, अपने घर में फिर और बूटे लगाना, इर्द गिर्द की जगहों पे लगाना, वो आके एक तजर्बा जो होगा जितना रिफ्रेशिंग होगा वो इतना इनकरेजिंग भी होगा. बिल्कुल. सो जब हम मियावाकी जंगल की बात करते हैं मुझे नादिया साहिबा आपसे ये पूछना है कि ये दरख्त लगाना, इनका बढ़ना फूलना, फिर इसको प्रॉपर इसको तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा ना. आपके माली वहाँ पे मौजूद होंगे, मुसलसल इस पे काम करते रहें. सो इसके लिए तमाम प्लानिंग कर ली गई है? बिल्कुल इसके लिए तमाम प्लानिंग कर ली गई है. और ये जो भी वॉकवेज और हमारा साइकिल वेज और ये सारे हमारा जो एक रिवर चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट है वहाँ पे प्रोमिनेंट बनने जा रहा है. सो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे आप अपना कार, साइकिल, वट एवर यू हैव द व्हीकल, यू कैन पार्क एंड यू कैन गो टू द रिवर. और वहाँ पे भी ये सारा ग्रीन बेल्ट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनेंगी. अगर हम लीनियर प्लांटेशन की बात करें जिस तरह से ये ड्राइव है तो ड्राइव अब हम वहाँ पे भी लेके जाएंगे, रिवर पे भी. और अभी ये लीनियर प्लांटेशन है रिंग रोड के ऊपर. अगर हम मियावाकी की बात करते हैं तो मियावाकी के अंदर एक इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम कि जिसमें एक इंटीग्रेशन है फ्लोरा की फौना के साथ.
सॉइल के साथ, सो एक पूरी इकोलॉजी उसके अंदर डेवलप होती है। सो मियावाकी हैज़ इट्स ओन इकोलॉजी। सो वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैम ने बताया कि जी 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे जाता है, सो वो एक लोकलाइज्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सो लेकिन लीनियर प्लांटेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि कुछ व्हीकलर जो मूवमेंट है वो उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सो हम वी विल लुक इनटू द कि हम साइट ऐसी मुंतखब कर सकें कि जो ट्रैफिक के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना बन सके। सो ये चीज़ें देख के फिर हम साइट की सिलेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे कि प्लांट्स वहाँ पे उसके अंदर सो ये डेवलप हम करेंगे अभी। सो जिस तरह से हमारे पास एरियाज़ हैं, सो उसी के मुताबिक उनको फिर जगह दी जाएगी। सो ये एक प्लानिंग में मौजूद है चीज़। इसी तरह से ये जो प्लांट्स होंगे ये भी लीनियर प्लांटेशन है, इन्हीं की रोज़ जिस तरह से डेवलप होंगी, सो उसमें भी एक देखी जाएगी चीज़ के छोटे प्लांट्स आगे और बड़े उस तरह से। सो एक पूरा उनका फिर एक पूरा पीछे से फेंसिंग एक तरह से वो बन जाएगी। सो ये चीज़ें देखने के बाद विद प्लानिंग, प्लांटेशन विद प्लानिंग, सो वो भी एक ज़रूरी तो चीज़ है। रिवर फ्रंट की तो प्लांटेशन बड़ी मैटर करती है, उसको तो खूबसूरत भी बनाना, क्योंकि लोग आएंगे वहाँ, वो उनके लिए एक प्लेस ऐसी होगी कि अपने बच्चों के साथ वो आएंगे। सो वो उसको क्या उतना ही खूबसूरत बनाया जाएगा, वो प्लान का हिस्सा है? बिल्कुल, वो बिल्कुल प्लान का हिस्सा है और अर्बन प्लानिंग इस पर बड़ी मेहनत कर रहा है हमारा जो डिपार्टमेंट है। और उसके साथ साथ वहाँ पे सिटिंग प्लेसेस भी बनाई जाएंगी जिसमें कि पार्किंग भी आ जाएगी, सिटिंग प्लेसेस भी आ जाएंगी, वहाँ पे कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। सो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी और वो बड़ा एक प्लानिंग के साथ वो चीज़, रिवर प्रोमेनेड की डेवलपमेंट उसके अंदर शामिल है। सो वो उसके साथ बिल्कुल वो तकरीबन अभी वो स्टार्ट भी हो चुका है और साइड पे भी काम उस पर चल भी रहा है। चलिए जी, हम यहाँ से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अल्टीमेटली हमें सोचना है मुल्क का, हमें सोचना है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पायदार तरक्की का। तो इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की कैंपेन्स जो कि बहुत बड़े लेवल पे की जाते हैं, जिनके दूरस्त जो है ना वो आपको नताइज मिलते हैं जो आपके आने वाली नस्लों तक पहुँचेंगे, तो आई मस्ट से कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की पायदार तरक्की में, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में ये जो आप तमाम तर प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे देखती हैं इसको? अना, आई थिंक कि ये एक बड़ा ही फोर्थ कमिंग और बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है रावी सिटी, और इसको बड़ी फ्यूचरिस्टिक फोरसाइट के साथ कंसीव किया गया है। और ये जो इसका सस्टेनेबिलिटी पार्ट है इकोसिस्टम बिल्ड करने का, वो आई थिंक जिसको इतनी अहमियत दी गई है, ये एक what I see in the future is, and even now with the efforts that are being put into this, ये एक बड़ा मॉडल प्रोजेक्ट होगा। रावी सिटी एक बहुत मॉडल प्रोजेक्ट होगा। जैसा हम हमेशा एक वेल प्लान्ड जब शहर का कॉन्सेप्ट आता है पाकिस्तान के अंदर, तो हम हमेशा एक मॉडल को देखते हैं कि इस्लामाबाद है एक मॉडल जो 1960s में डेवलप हुआ, बहुत ग्रिड्स के ऊपर बना, सेक्टर वाइज बना, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, ग्रीन एरियाज एंड एवरीथिंग। आई थिंक कि हमारा ये जो रावी सिटी है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड इट विल ऑलवेज रिमेन द पायनियरिंग सिटी एज फार एज द प्लान्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। बट आई थिंक रावी सिटी का ये इम्तजाज कि इसके अंदर एक बहता हुआ दरिया और साथ इस कदर ग्रीनरी, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो इसको इंतहाई नुमाया एज देता है। No doubt. तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाकी सूबों में भी और इवन इन पंजाब, ये एक साउथ पंजाब में भी, जिसको मैं हमेशा बहुत मेरे दिल के करीब है साउथ पंजाब भी, हम जब भी कोई एक्टिविटी रावी सिटी में करते हैं, अभी हमारी हेल्थ की हुई और एजुकेशन की, हम जो भी करते हैं हम उसमें साउथ पंजाब को ज़रूर ऑन बोर्ड लेते हैं। तो बाकी सूबों के अंदर भी केपी, बलूचिस्तान, जीबी में चले जाएं, कश्मीर, सिंध वगैरह में ले लें, तो ये एक बहुत मॉडल सिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें, ग्रीनरी भी आपने लगा ली, लेकिन ग्रीनरी और रिवर और एक बड़ा हिस्टोरिक रिवर, जिससे आपको पता है कि हमारी कोई 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, मतलब प्री पाकिस्तान, प्री सो मेनी एराज, इफ यू सी हिंदू सिविलाइजेशन यहाँ से जन्म ली गई, राम और सीता जिनके बच्चों के नाम पे लाहौर, कसूर, लाहू, कासू, मतलब ये वो दरिया है
So it is not an ordinary project at all, I think. बिल्कुल, हम अपने बचपन में जो इसकी एक शक्ल देखते रहे, अब हमारे बच्चे इसकी एक नई शक्ल एक नई शक्ल इंशाल्लाह, देखेंगे जी। बिल्कुल। अब हमारे बच्चे जो है, मेरे और आपके बच्चे इंशाल्लाह ताला, they are going to see a very streamlined, Yes. very contained, very well worked on and very planned river, very preserved, बिल्कुल। जो कि ग्रीनरी के साथ साथ इंतहाई एक खूबसूरत इम्तजाज की शक्ल रखेगा। बिल्कुल ऐसे So ही। I think that's going to be a very important impact on the whole country. बिल्कुल। सो मैं अमरीन साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, हमें इन चीज़ों के ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और नताइज भी इसके हमें आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। सो जब आप इतने बड़े लेवल पे एक कैंपेन करती है तो फिर उसकी क्या हमारी आने वाली नस्लों तक उसके फ़ायदे पहुँचते? बिल्कुल फ़ायदा है। देखिए, दरख्त टाइम लेता है लगने में जी। तो आज जो हम लगा रहे हैं, हम अपनी अगली जनरेशन के लिए लगा रहे हैं कि हम तो जिस हाल में भी गुजर गए, जो आज लगाएंगे वो अगले फ्यूचर के लिए है। सो अगले 5, 10, 15 साल में जब एक दरख्त लग गया और वो बड़ा होगा तो तब तक बाकी जनरेशन भी बड़ी हो चुकी होगी। सो कुछ अच्छी चीज़ छोड़ के जाएंगे। मकसद ये है मेरी तो नीयत ये कि कुछ चीज़ ऐसी करके जाओ जिसमें लोग आपको याद करें कि हाँ उसने ये किया था। वी रियली अप्रिशिएट। कितने दरख्त लगाने का प्लान है? और खास तौर पे मैं मियावाकी जंगल की अगर बात मियावाकी हम फॉरेस्ट काफ़ी लगा चुके हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको कर चुके हैं, लाहौर में और डिफरेंट शहरों में, और हम इसको एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। और मैं तो कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर जहाँ लगे हुए, अगर आप लगे हुए हमारे देखें जिनको 4-5 साल हो गए हैं, वो आप यहाँ खड़े हो और फॉरेस्ट को देखें तो आपको टेम्परेचर में खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। मैं तो समझती हूँ अग्रेसिव फॉरवर्ड होना चाहिए मियावाकी फॉरेस्ट के लिए, बिकॉज एक बहुत क्विक, अगर एक आम दरख्त 5 साल लेता है ना, तो मियावाकी की सॉइल जब डेवलप करते हैं आप और आप 5-7 फुट का दरख्त लगाते हैं तो अगले 3 साल में स्पीड से बढ़ जाता है। ग्रेट। जिसका एग्जाम्पल है कि आप हमारे जितने भी लगे हुए फॉरेस्ट हैं उनको जाके यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं। फिर डेट्स लिखी हुई हैं और आज की डेट में आपको वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस नजर आएगा। तो क्या इनको मॉनिटर भी करते रहते हैं? अच्छा, सबसे अच्छी इनकी बात है care भी होती है? सस्टेनेबिलिटी में जब 7 से 8 फुट का एक दरख्त होता है ना, तो वो उसको थोड़ा भी पानी मिले तो वो सस्टेन करना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जो मियावाकी फॉरेस्ट है उसके अंदर ये है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है 6 महीने के बाद। आप उसको पानी देते रहें लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पे तेज खुद ही ग्रो करेगा। सो इसमें मैन पावर आपको स्टार्ट में चाहिए होती है, बाद में आपको 1-2 बंदे ओवरव्यू के लिए, जिसके लिए हमने अपनी ऐप भी क्रिएट की है कि अगर आप उसमें कुछ प्लांट करती हैं या हमने किया है किसी ने किया तो आप अपने लाइव उसको मॉनिटर कर सकती हैं साइट को। और इस ऐप की रिसाइट सब लोगों तक है? इसकी सब तक है, iOS और एंड्रॉइड दोनों पे है। और ये पाकिस्तान की ऐप हम इसको कहते हैं कि हर बंदा इसको यूज़ करे, अपना एक पौधा लगाया हुआ भी इसमें देख सकता है। बिल्कुल। तो हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि आगे बढ़ें, बिकॉज दरख्त लगाना ना सिर्फ सवाब है बल्कि अगली आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप उनको एक कमिटमेंट देके जा रहे हैं कि आप एक अच्छा सांस ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नादिया साहिबा, आपकी इसमें एफर्ट को हम हमेशा जो है अप्रिशिएट भी करते हैं, जिस तरह से आप में एक्टिव नज़र आती हैं और इस तमाम जो भी माहौलियात के हवाले से हमने रूडा की कैंपेन देखी, हमें सबसे आगे आप नज़र आती हैं। सो मुझे ये बता दीजिएगा, माहौल को हमने साफ़ सुथरा रखना है, शजरकारी बहुत एक अहम फैक्टर है, इसके साथ साथ जो आपको पॉइंट्स हैं जिन पे आप काम करती रहती है, ज़रा हमें वो भी बता दें। माहौलियात इस वक्त जो जितना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट बना हुआ है, और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ एंथ्रोपोजेनिक भी हैं और मैं मोस्टली वैसे एंथ्रोपोजेनिक ही हैं। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट करना भी है तो हमें अगर वो हम साइट्स को कवर करते हैं जिसमें कोई कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जिसमें ट्री कटिंग आ जाती है, या हमें ग्रीन स्पेस को कहीं पे कम करना है, सो हमें उसके लिए एक अल्टरनेट स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ग्रेट। ये एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी तरह अगर आप रूडा में देखेंगे तो आपको इन फ्यूचर कहीं पे आपको झील नज़र आएगी, और इसी तरह से जहाँ पे हमारे पास डिप्रेशंस हैं हम उनके ऊपर भी काम करें। इन्हीं के लैंड है बट वो डिग्रेडेड लैंड है और डिप्रेशन है, और तकरीबन कितने फीट वो गहरा है, उसका वो डीप है, और वहाँ पे हम कुछ झील या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको उसी तरह से डीपन करने जा रहे हैं, सो दैट कि जो सरफेस वाटर रन ऑफ हो या स्टॉर्म वाटर हो, रेन वाटर है, वो उसके अंदर एक्यूमुलेट करे और वो रिचार्ज का बायस बने। जिस तरह से हम आजकल देख रहे हैं कि वेल्स हम बना रहे हैं, और इसी तरह से रिचार्ज वेल्स जिनको हम कह रहे हैं वो हम कहीं भी बना सकते हैं। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ उसको बना सकती हैं, इवन इंडिविजुअल हाउसेज उसको बना सकते हैं। इसी तरह जो और चीज़ें हैं, जिस तरह से प्लांटेशन है, तो हाउसेस को भी हम उसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी कन्फाइन करेंगे कि वो अपने जितने नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए वो बाय रेगुलेशंस दे बाउंड वो अपना उतनी प्लांटेशन वो करें। जिस तरह से हमारी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट होगी वो उसी तरह से वो लगाएंगे। बट जब हम उनका हाउसिंग या हाउसेज उनको हम हैंड ओवर करेंगे
आई मस्ट से कि हम उनको एक ग्रीन एरिया के साथ घर देंगे, जबरदस्त। क्योंकि जो हमारा चहारबाग है वहाँ पे वो डेवलप हो चुका है। सो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके होंगे। बिल्कुल। सो इसके साथ साथ हम रूडा CSR के ऊपर भी काम कर रहा है। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो सारी ये एग्जीक्यूशन करता है, प्लांटेशन वर्क्स हैं और जितनी उसकी मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें। सो उसके साथ साथ जिस तरह से जो कंपनीज या लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो प्लांट्स लेकर आएँ, उसके लिए वो 2 साल का मेंटेनेंस प्रोग्राम भी साथ में दें। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए कि सिर्फ प्लांट्स लेना और फिर प्लांट्स रख लेना नहीं, उनको लगाना और फिर उनको देखना कि आया वो इतने सस्टेनेबल हो जाते, तो 2 साल के अंदर वो तकरीबन इस काबिल हो जाते हैं। सो मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि 2 साल की सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के साथ वो आएँ। मैं फातिमा साहिबा से यहाँ पे जानना चाहूँगी, ये जो आपकी कैंपेन है ये टोटली क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि इसमें आपके साथ लोग शामिल हो रहे हैं? अगर कोई होना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको मैसेज भी दे सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ये हो सकते हैं, और हमारा एक एंडाउमेंट ट्रस्ट फंड भी क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट फंड, और उसमें हम बहुत सारी कंपनीज को दावत देते हैं। बल्कि आपके इस बहुत इफेक्टिव फोरम से आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ। बड़ी कंपनीज हैं जो CSR मॉडल्स जिनकी CSR एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती हैं, वो आएँ। बिकॉज ना सिर्फ ये कि जिस तरह मैडम अमरीन आई हैं हमारे साथ CSR एक्टिविटी के अंदर, हमारे पास प्लांटेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिसका मैंने हमेशा बारहा जिक्र किया है कि रूडा का मकसद कतई ये नहीं है कि वी विल डिमोलिश द एग्जिस्टिंग हैबिटाट्स, वी विल नॉट डू दैट। जो हमारे गांव हैं वो गांव हैं और गांव रहेंगे। हम उन गांवों की अपलिफ्ट भी कर रहे हैं। जैसा हमारा एक मॉडल गांव है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि नथ गांव हमारा एक मॉडल गांव है। इंशाल्लाह ताला उसकी जो लॉन्चिंग है वो हम वी आर गोइंग टू डू इट वेरी सून। ये बारिशों की वजह से थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ था। हमारे पास बहुत CSR इज अ होल न्यू यूनिवर्स। आप ख़वातीन की एजुकेशन के लिए आएँ, ख़वातीन की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आएँ, ख़वातीन के आप बच्चों और यूथ के लिए आप जो भी एंडाउमेंट फ़ंड के अंदर हमारा पार्ट बनना चाहता है, हमारी CSR एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहता है, एजुकेशन, साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हेल्थ के अंदर आके इन्वेस्ट करें, क्लिनिक्स वगैरह लगाएं। अपने जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो एज अ CSR एक्टिविटी कर सकते हैं कि वो अपनी सैटेलाइट डिस्पेंसरियाँ लगाएं। माँ और बच्चे की निगहदाश्त और सेहत के प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर हम दावत देते हैं बड़े बड़े अस्पतालों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो आएँ और हमारे साथ आके हेल्थ के ऊपर काम करें। साफ पीने का पानी मैंने आपको बताया, एजुकेशन बताइए, वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग, गाइडेंस, यूथ प्रोग्राम्स, मतलब यू नेम अ थिंग एंड वी हैव enormous place for anybody, any company, any individual to come and conduct a CSR. देखिए ना, इतना बड़ा शहर है तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों के लिए हैं। एक मैसेज आपसे चाहिए, क्या मैसेज होगा देखने वालों के लिए? मेरा मैसेज ये होगा कि सब मिलजुल के आगे बढ़ें और CSR एक्टिविटीज में जितना कोलैबोरेट कर सकते हैं उसको वे फॉरवर्ड लेके आगे चलें। जी ज़रूर, और ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जी, आप सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। इन डिटेल हमें फातिमा साहिबा ने बताया कि कहाँ कहाँ आप लोग आकर किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। मैसेज देना चाहेंगी कोई देखने वालों को? मैं ये देना चाहूँगी कि CSR एक कार खैर है जो दुनिया में भी आपको अल्लाह मियाँ उसका रिटर्न देता है और आखिरत में तो वो कई गुना देता है। तो live for others is what I have learned. I went to a convent school and the objective was, the tagline was that live for others. Yes. Pray, work and smile. Pray, work for others and then smile. यही जिंदगी अगर आप समझ ले तो। I think that's important. बिल्कुल। नादिया साहब, आपका मैसेज क्या होगा? मेरे लिए आज के इसमें यही हो सकता है कि अपना प्लांट लगाएं और उसकी हिफाजत करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। आई मस्ट से कि इन चीज़ों को आज अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे मसाइल ही मसाइल हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। मैं कहना चाहूँगी आप लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सो बहुत ही कामयाबी से और स्पीडी ये काम करें ताकि हम इसके नतीजे नजर आए। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आज है 21 और 21 को जिनकी बर्थडे है जी 21 तारीख को, उनको हम विश करने जा रहे हैं। मोहम्मद मतलूब साहब, अब्दुल हन्नान, निशान मसीह, अब्दुल रहमान, और इसके बाद जी जमाल हुसैन की बर्थडे है, अली एहसन की बर्थडे है, शहराज खान, सुहेल खान, हसन खान, इसके बाद जी ईमान फातिमा, अब्दुल हादी और सालिया नूर, जाजिब अली, और उसके बाद जी हमदान की सालगिरह है और मौज़म। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि हमारे मैनेजर सेल्स हैं। सो आरिफ साहब को हम बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए, नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों और सेहत और तंदुरुस्ती वाली आपकी ज़िंदगी हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आप चाहते हैं आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएं तो कल के दिन अगर आपकी सालगिरह है 22 तारीख को, आप हमें भिजवाएं अपने पिक्चर्स अपने नाम के साथ और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। एंड यस, हमें सजेशन देते रहें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जी। आप
से हमें अब इजाज़त चाहिए हमारी, और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।